फिलहाल इसी बीच आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। तो आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का प्रचार है और आज शाम 6 बजे से प्रचार पर रोक लग जाएगी, यानी कि आखिरी चरण के लिए लड़ाई है। तो 7 मार्च को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग होगी और आखिरी चरण में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो पॉलिटिकल जंग है, ये जो राजनीतिक लड़ाई है, ये अब आखिरी मुहाने पर खड़ी है। और आज शाम चुनावी प्रचार पर ब्रेक लगने के बाद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और आप समझ सकते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे सामने आने हैं और 5 राज्यों के नतीजों में सबसे अहम सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तीर तो एक है लेकिन 2 निशाने हैं। 2 निशाने कैसे कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता आई तो समझो कि लोकसभा के चुनावों में और राज्यसभा के चुनावों में उसकी मजबूती अपने आप देखने को मिलती है। इस तरह का ट्रेंड हमेशा से देखने को मिलता रहा है। और इस हिसाब से देखें तो सबसे जो बड़ी प्रतिष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी जो साख है वो भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है। बाकी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए असीम और विकराल भंडार है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, यह लड़ाई अब 7वें और आखिरी चरण में जाकर पहुंच गई है, जो सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक किस तरीके से चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। केंद्र स्तर के सभी नेता जिनकी ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी है। अब फिर बात आती है यहां पर प्रतिष्ठा की, बात आती है साख की। और यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि आखिर नतीजों में किसके सिर सेहरा सजेगा। चाहे वो बात पंजाब की हो, चाहे वो बात उत्तराखंड की हो, चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की हो, या फिर चाहे वो बात गोवा की हो। हमारे संवाददाता आसिफ हसन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ हसन, ये लड़ाई आखिरी मुहाने पर खड़ी है और ये आखिरी मुहाना कितना महत्वपूर्ण है किस राजनीतिक दल के लिए? यश, बिल्कुल सही आपने कहा है कि लड़ाई जब आखिरी मुहाने पे आ गई है। 7 द्वार थे और 7वां द्वार अब टूटना है 7 तारीख को। उसके बाद सामने सत्ता की कुर्सी होगी। जो भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी वो 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगी। ये 7वां चरण का चुनाव यश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत इतना महत्वपूर्ण है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कहीं वो भाजपा के नजरिए से हम यश देखें तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने का जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो बहुत ही बड़ी है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, और भी जितने शीर्ष नेता हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये 54 जिले का जो 54 सीटों का जो चुनाव होना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनारस की बात अगर हम करें, वाराणसी की, तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है यश। वहीं पर हम आजमगढ़ की बात करें तो जहां वो समाजवादियों का गढ़ है, अखिलेश यादव इस समय वहां से सांसद हैं। इससे पहले मुलायम सिंह वहां के सांसद हुआ करते थे। वहीं अगर हम जौनपुर की बात करें, वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। फिर रॉबर्ट्सगंज आ गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर, भदोही, वो गाजीपुर, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाजीपुर से इस बार मुख्तार अंसारी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं यश, उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं, जिन पर अभी
कल ही चुनाव आयोग ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। तो कुल मिलाकर ये आखिरी चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने अपनी जान लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये आखिरी चरण है। इसमें अगर जिसने भी चूक की तो शायद वो सत्ता से बाहर हो सकता है। यश, बिल्कुल आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगा आसिफ, क्योंकि जनता तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाना भी जरूरी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी और ज्यादा जानने की हम कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों तक और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचे। तो आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताना जरूरी है। तो 7वें चरण की ये जंग आप देख सकते हैं, मऊ में ये जंग है, गाजीपुर में ये जंग है, और गाजीपुर में आपने देखा होगा किसानी फैक्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर आपने देखा, वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर वाराणसी जाते रहे हैं और अपनी एक्टिवनेस को दर्शाते हुए जनता को लुभाने की कोशिश करते रहे हैं। सोनभद्र की यह जंग है इस 7वें चरण में। आजमगढ़ आपको पता होगा, जहां पर आजम खान और उनकी छवि जो फिलहाल दागदार बनी हुई है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इस दागदार छवि के बाद भी किस तरीके से प्रदर्शन रहता है आजमगढ़ में सपा का। मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, तो 7वें चरण में यहां पर जंग है। लेकिन देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि इस 7वें चरण में किसके हक में क्या बात आएगी, और इसका अंदाजा भी हमें 10 मार्च को लग जाएगा कि नतीजे क्या आएंगे, परिणाम क्या आएगा। और जब परिणाम सामने आएंगे तो नो डाउट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई हैं। फिलहाल अब आपको जो एक महत्वपूर्ण सीटें हैं, आजमगढ़ की महत्वपूर्ण सीट है, जैसा कि हमने आपको बताया, मऊ की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहूराबाद की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, फिर उसके बाद बात करें मोहम्मदाबाद की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यानी कि 7वें चरण में भी कई दिग्गजों के साख सीधे सीधे दांव पर है। चाहे वो बात भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो बात समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बात बसपा की हो, तो सभी राजनीतिक दलों के लिए यह 7वां चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आपको यह भी बतलाएंगे हम कि 2017 में क्या परिणाम रहा था, क्योंकि 2017 से कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और एक तुलनात्मक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि 2017 में क्या नतीजा रहा था। 54 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 36 सीटें हासिल हुई थी। 2017 में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी अकेले। और बात करें अपना दल, 4 सीटों पर बहुमत उसे मिला था, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है। सुभाषपा के खाते में भी बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन सुभाषपा का भी एक अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभुत्व है, खासतौर पर उनके आसपास के सर्कल में, जहां पर वह अपना दम भी भरते हैं। बात करें बसपा की तो 6 सीटें बसपा को आई थी। निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी, और निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का टकराव आप जानते ही हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। तो 2017 का क्या समीकरण था और 17 के हिसाब से क्या परिणाम रहे, यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बतलाया और बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा था, सपा का क्या प्रदर्शन रहा था। और इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि कैसे ये लड़ाई चरण दर चरण महत्वपूर्ण होती गई और चरण दर चरण किस तरीके से मुश्किलें सभी राजनीतिक दलों के सामने आती रही। तो बीएसपी के पाले में 6 सीटें आई थी, सपा के पाले में 11 सीटें आई थी, निषाद पार्टी के खाते में महज 1 सीट आई थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। यानी कि कांग्रेस जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं समेत इस तरह के नारे बुलंद किए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कम से कम 5 से 6 महीने पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी, उनकी भी साख एक दाव पर है। क्योंकि कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश को जीतना, उत्तर प्रदेश की जनता को जीतना आसान नहीं होता। हालांकि ये बात सच है, ये बात कटु सत्य है कि यहां पर जातीय समीकरणों का खेल भी बहुत होता है। और जब यही एस्पेक्ट नेताओं से पूछा जाता है तो जाति समीकरण के हिसाब से नेता कहते हैं कि हम जाति पाति पे विश्वास नहीं करते, जाति की हम बात नहीं करते। तो 2017 का परिणाम हमने आपको बताया और 2017 के हिसाब से क्या परिणाम रहा है और 17 के परिणाम के हिसाब से किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कौन पार कर पाता है। 10 मार्च का इंतजार करना होगा। 10 मार्च को
किसकी सरकार बनने जा रही है और प्रदेश की जनता किसको लाइसेंस देने जा रही है सरकार चलाने का। तो फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता आसिफ हसन लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ हसन, चूंकि साख लगातार दांव पर है और इसके साथ साथ 2017 के भी हमने परिणाम से कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि जातीय समीकरण के हिसाब से पहले क्या नतीजा आया था, क्या परिणाम आया था, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जातीय समीकरण इस बार बहुत बदला हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ट्रेंड ये रहा है कि जिस भी सरकार ने जितना मर्जी दम भरा हो, यहाँ पर ट्रेंड और सरकारें पिछले 15 साल का ही ट्रेंड देखे तो बदलती रही है, चाहे जिस भी सरकार ने जितना अच्छा काम किया हो। यश, मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में पिछले 35 सालों से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाना और इस मिथ को तोड़ना कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। वहीं अगर हम 2017 की बात करें यश, तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दामन छुड़ा लिया है और समाजवादी पार्टी के पाले में है। और यहाँ पर जो चरण है, 7वें चरण का चुनाव, यहाँ पे राजभर और बैकवर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है हमेशा से। यहाँ पर राजभर, निषाद और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनका जो चुनाव में एक फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, उसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेके सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेता लगे हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर भी पूरी तरह से इस युद्ध में, ये कह लीजिए आप, एक तरह से ये युद्ध है, क्योंकि 2017 से लेके 2022 का जो चुनाव है बिल्कुल इसके परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अपने अस्तित्व की लड़ाइयां सभी पार्टी लड़ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल बनारस में रोड शो किया, उन्होंने नुक्कड़ पर चाय भी पी, तो लोग आम जनता से के बीच में घुलना मिलने की पूरा तरह से प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर कल अखिलेश यादव का भी बनारस में रोड शो हुआ, उसमें भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लेकिन यश, मैं बार बार कहता हूं कि रोड शो और रैलियों को वोट में नहीं देखना चाहिए और अब ये देखना होगा 7 तारीख को मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं और 10 तारीख को इसका फैसला होना है। यश जी, और बात यहाँ पर करें आसिफ हसन, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं या फिर क्षेत्रीय दल ऐसे, जिसमें भी एक कैटेगरी है जो 4 या 5 विधानसभाओं में अपना प्रभुत्व रखते हैं अपने सर्कल में और जाति के हिसाब से प्रभुत्व रखते हैं, चाहे बात हम अपना दल की करें या फिर हम बात सुभाषपा की करें या फिर निषाद पार्टी की करें। तो ये जो छोटे छोटे बहुत जो दल हैं, इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर? बिल्कुल यश, आप सही कह रहे हैं कि छोटे दल हैं, ये 2, 4, 3 जिले में इनका प्रभुत्व होता है, इनके मतदाता होते हैं, इनके समर्थक होते हैं। आपने बात अपना दल की तो अपना दल को जो सीट मिली थी वो मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के आसपास इलाके में जो उनका प्रभुत्व है, वहां पे उनके समर्थक हैं, वहां से निकली थी। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उनका भी गाजीपुर और बनारस के इलाकों में उनका अपना मतदाता है, उनके समर्थक हैं। तो जो पॉकेट वोट है, जो छोटे दल होते हैं उनके पास पॉकेट वोट होती है। इस बार जो है काफी दलों को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर हो और अपना दल का जो कमेरा गुट है वो अलग हुआ है। तो कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। वही भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती में जो उसकी सबसे बड़ी है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है कि 2024 भी दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जिसका भी कब्जा उत्तर प्रदेश में होगा वो उसके लिए 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होना है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी परीक्षा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाना है और 2024 का लक्ष्य भी रखना है। यश, ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप पूरी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर नजर बना रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो 2017 का परिणाम हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में गठबंधन के साथ कितनी सीटें आई थी, और आज का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बदला समीकरण भी किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि 6 दीवार तो हमने तोड़ दी है और अब 7वीं दीवार का इंतजार है, और 7वीं दीवार 7 मार्च को ही टूटेगी। तो आपको बता दें कि इस पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई में, इस जंग में हमारे साथ पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उम्मेद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मेद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। उम्मेद सिंह जी, क्या उम्मीद है 10 मार्च को? 10 मार्च को कहीं से कोई संशय नहीं है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, किसानों के लिए, तो उसका परिणाम निश्चित तरीके से पिछली बार से कम नहीं रहेगा, उससे बेहतर रिजल्ट रहेगा। आप देखेंगे जो लोगों का अभी थोड़ा सा लोगों को संशय और अपना चुनाव का टाइम है, तो हर आदमी अपने लिए कहता है, लेकिन वो स्थितियां नहीं है। पिछली बार आप देखे थे कि लोगों की 80% 85% लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। इस तरफ से भाजपा की तरफ लोग आए हैं, और कब आए हैं? जब 4 साल सरकार को, सेंटर की सरकार को देख लिए थे कि किस तरह से काम कर रही है देश के लिए, तो वो देख करके ही आए थे। ऐसा नहीं था कि कोई नए और एकदम से अचानक जो है मूड बदला था प्रदेश का। आज भी लोग उत्साहित हैं और पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं, और आज जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी से बढ़ चढ़ करके हिस्सा पब्लिक ले रही है, नीचे से लेकर के गरीब जनता ले रही है। तो इससे बहुत अच्छा आसार है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। पिछली बार की तरह ही रिजल्ट आने जा रहा है। ठीक है उम्मीद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। संदीप चौधरी जी, 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे सामने आने हैं, परिणाम सामने आने हैं, लेकिन हम खास तौर पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बहुत कुछ बदलती है, बहुत बड़ा संदेश भी पूरे देश को देती है, और जाहिर सी बात है कि पूरे देश की भी नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई है। लेकिन क्या महसूस किया जाए उत्तर प्रदेश की सरजमी से? देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर आप पिछले चुनाव भी देखें तो उत्तर प्रदेश ने लगातार बदलाव किया है। आपने यहाँ पे मायावती की सरकार भी देखी, आपने अखिलेश यादव की सरकार देखी, उसके बाद बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चीजें बड़े प्रॉब्लम खड़ी की है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात रही हो, चाहे वो जातिवाद का जहर रहा हो, चाहे धार्मिक उन्माद रहे हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रही हो, लगातार प्रदेश को बांटने की कोशिश की है और हर मामले में फेल रही है। आप मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बता सकते जो इस सरकार ने डेवलप किया हो। आप मुझे नहीं बता सकते जो इन्होंने किसानों का दोगुना करने का वादा किया था वो इन्होंने पूरा किया हो, जो इन्होंने रोजगार देने की बात की थी वो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने पूरे टाइम प्रदेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है, और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद से सरकारें नहीं चला करती, देश का भला नहीं होता, इसलिए उत्तर प्रदेश बदलाव का मन बना चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस चुनावी माहौल के बीच में जब ये जंग आखिरी मोड़ पर खड़ी हुई है, आखिरी मुहाने पर खड़ी हुई है, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें, सियासतदानों की धड़कनें जो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी ही सरकार आनी है, उन सभी को वो 35 सालों का ट्रेंड भी याद रखना होगा कि 35 सालों का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, जहां पर कभी भी एक भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सारे राजनीतिक दल आश्वस्त हैं और इस आश्वासन से ऊपर ये